गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं संवातन यानी कि वेंटिलेशन क्या है। घर के वायुमंडल में जो गर्मी, नमी, स्थिरता आती है उसे समाप्त कर देना अथवा उससे कम करना ही संवातन है। या हम इसको इजीली भाषा में समझ सकते हैं कि कमरों में लगातार ताज़ी, शुद्ध, स्वच्छ और शीतल वायु का प्रवेश करने और उनको संचरणशील बनाने में अशुद्ध, गर्म, नमीयुक्त स्थिर वायु को बाहर निकाल देने की जो क्रिया होती है उसको संवातन कहते हैं। संवातन बाहरी या भीतरी संवातन होता है। यदि भीतरी संवातन व्यवस्था आदर्श हो तो किंतु बाहरी संवातन व्यवस्था दोषपूर्ण हो तो भीतरी व्यवस्था होने से कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार यदि बाहरी संवातन यानी कि कहने का मतलब है कि बाहरी और भीतरी संवातन दोनों ही उपयुक्त होना चाहिए, सही होना चाहिए और मकान का जो निर्माण है वो योजनापूर्वक होना चाहिए ताकि संवातन में कोई कमी ना रहे और मकान के अंदर शुद्ध वायु आती रहे। जैसे नगर, कस्बा, गांव का नियोजन करते हैं, संवातन की दृष्टि से एक सुनियोजित बस्ती हुए कहलाएगी जिसकी सड़कें, गलियां चौड़ी हो, घर जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर हों, उनके बीच में थोड़ा फासला हो और सभी भवन एक ऊंचाई के हों और उसके पास में पार्क वगैरह हो। तो इससे क्या होता है कि आसपास का जो वातावरण होता है शुद्ध वायु का आवागमन होता है। सफाई की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। फिर अगर भीतरी संवातन की हम बात करें तो भीतरी संवातन का संबंध किसी भी घर, स्कूल, सिनेमा आदि के समुचित संवातन से है। संचरणशील वायु का प्रभाव मानव त्वचा पर अत्यंत शीतलदायी होना चाहिए। प्रभाव वायु की वाष्पीकरण शक्ति पर भी निर्भर करता है। संतोषजनक भीतरी संवातन की जो परिस्थितियाँ होती है इस प्रकार होती है कि घर के अंदर शुद्ध और ताज़ी हवा बाहर से प्रवेश करे, कमरे के अंदर हवा का तापमान उचित हो, वायु लगातार गतिशील बनी रहे जिससे शरीर का ताप स्थिर ना हो सके, घर से दूषित गैस, कीटाणु, धूल कणों को यथाविधि हटाया जा सके। अब हम देखते हैं कि संवातन कितने प्रकार के होते हैं। इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। संवातन को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक संवातन के जो साधन होते हैं वो तीन बातों पर आधारित होते हैं। पहला है चूषण। सभी गैसों की यह मौलिक विशेषता होती है कि वह अधिक दबाव के स्थानों से कम दबाव के स्थान की ओर संवहन होती है। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल अथवा साइकिल ट्यूब लीजिए, इसमें हवा अधिक दबाव के कारण ही भरी जाती है। हवा भरने वाले पंप में हवा का दबाव अधिक होता है और फुटबॉल में कम। अतः हवा पंप से ट्यूब में संवाहित होती है। दूसरे जब हम साइकिल ट्यूब को खोलते हैं तो उसके भीतर हवा का अधिक दबाव होने के कारण, बाहर कम होने के कारण हवा तेजी से बाहर निकलती है। जब किसी कमरे में हवा का दबाव उसके बाहर की हवा के दबाव की अपेक्षा अधिक होता है तो हवा कमरे के बाहर की ओर संवाहित होती है, और यदि कमरे के भीतर की हवा का दबाव कमरे के बाहर की हवा के दबाव से कम होता है तो हवा का संवहन कमरे के बाहर से भीतर की ओर होता है। तापमान में अंतर। वायु गर्म होने पर हल्की होती है और ऊपर उठती है। उसके रिक्त स्थान को भरने के लिए शीतल एवं ताजी हवा बाहर से आती है तथा संयन क्रिया द्वारा कमरे को शीतल बनाती है। जब भी हम श्वास लेते हैं तो वायु हम बाहर निकालते हैं वह गर्म होती है, और जब हम सांस लेते हैं वो जो गर्म हवा होती है वो हल्की होकर ऊपर की ओर बहने लगती है। यदि कमरे के शीर्ष भाग की दूषित गर्म वायु को निकालने के लिए रोशनदान, शीतल या स्वच्छ वायु के प्रवेश के लिए मध्य भाग में खिड़कियां होती है तो लगातार ये धारा प्रवाहित होती रहती है। दूषित वायु निकलती रहती है और शुद्ध और शीतल वायु का स्थान ग्रहण करती रहती है। फिर आता है विसरण। विसरण सभी पदार्थों की मौलिक विशेषता है। यही विशेषता है कि जिसके कारण विभिन्न पदार्थ आपस में मिश्रित होते हैं, परंतु स्मरण रहे कि इसके अंतर्गत सामान्य मिश्रण ही होता है। श्रेष्ठ प्राकृतिक संवातन के लिए कुछ आवश्यक व्यवस्था हम कर सकते हैं, जैसे कि आवास गृहों के निर्माण के समय संवातन का विशेष ध्यान रखा गया हो। आवास गृहों का निर्माण नियोजित बस्तियों से इस प्रकार हुआ हो जिससे प्रत्येक घर में वायु स्वतंत्र रूप से संचरण कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि समीप के घरों की दीवारें आपस में ना मिली हो, मकान की ऊंचाई जो होती है अधिक ना हो, कमरों में वायु के प्रवेश और निर्गमन के लिए खिड़कियां तथा रोशनदान की संख्या पर्याप्त हो। कमरों में रोशनदान व खिड़कियों की स्थिति। पारगामी संवातन, क्रॉस वेंटिलेशन। इस प्रकार का संवातन अत्यंत प्रभावी एवं स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। कमरे में वायु के प्रवेश और निकास के लिए खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान ठीक आमने सामने स्थित होने चाहिए, तभी संवातन अच्छा माना जाता है। वायु का प्रवेश मार्ग। कमरे में वायु का प्रवेश खिड़कियों और दरवाजे से होता है, इसलिए कमरे में पर्याप्त संख्या में खिड़की और दरवाजे होने चाहिए और आमने सामने होने चाहिए। वायु निर्गमन मार्ग। कमरे में वायु निर्गमन के साधन खिड़कियां, दरवाजे, चिमनी तथा रोशनदान है। खिड़कियों में दरवाजों का प्रयोग हवा के आने तथा जाने के लिए दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। रोशनदान कमरे की गंदी वायु को बाहर निकालने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये कमरे में प्रकाश देने का तो काम करते ही हैं, साथ ही रोशनदान दीवार के ऊपरी सिरे पर छत के नीचे स्थित होता है। इसके द्वारा कमरे की पूरी गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और छत के पास इकट्ठी हो जाती है और बाहर निकल जाती है। कभी कभी खिड़कियों और दरवाजों की भांति सूरज की रोशनी को कमरे में प्रवेश करने का भी कार्य करती है।
चिमनी। भारतीय घरों में चिमनियाँ बहुत कम होती है। बहुधा रसोई घरों में इसका निर्माण किया जाता है, जहाँ इसका कार्य ईंधन के जलने से उत्पन्न धुएं को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। चिमनी समाधान का सर्वोत्तम साधन है एवं इसका अधिक अधिक प्रयोग करना चाहिए। विशेष रूप से जहाँ जाड़े की ऋतु में ठंड अधिक रहती है, वहाँ कमरे की दूषित वायु गर्म व हल्की होकर ऊपर उठती है और चिमनी के मार्ग से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार कमरे में दूषित वायु एकत्रित नहीं हो पाती और अपने आप ही बहिर्गमन करती जाती है। चिमनी कमरे की दीवार के साथ नीचे छत के नीचे बनाई जाती है। फिर आता है कृत्रिम संवातन। कृत्रिम संवातन संवातन के जिन प्राकृतिक साधनों का ऊपर वर्णन किया गया है वह भारत जैसे गर्म देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है, परंतु कनाडा, साइबेरिया, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड आदि शीत प्रधान देशों में संभव नहीं है कि दरवाजे खिड़कियों को खुला रखें। तो उन भवनों में जहाँ विशेष प्रकार के कार्य होते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे खुले नहीं रखे जा सकते। ऐसे शोध प्रयोगशालाओं और सिनेमाघरों में परंतु वायु के आवागमन की आवश्यकता सभी भवनों में होती है, अतः इन स्थानों पर संवातन के कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। वो इस प्रकार है। पहला है निर्वात पद्धति या वैक्यूम सिस्टम या वायु को बाहर खींचने की विधि। इस विधि के अंतर्गत कमरे की दूषित वायु बिजली के विशेष प्रकार के पंखे द्वारा बाहर धकेल दी जाती है तथा शुद्ध एवं ताजी हवा उसके स्थान को ग्रहण करने के लिए कमरे में प्रवेश करती है। इस प्रकार के बिजली के पंखों को निर्वातक पंखा या एग्जॉस्ट फैन कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रयोगशाला, अस्पतालों आदि में किया जाता है। दूसरी है प्लीनम विधि। इस पद्धति के प्रयोग से स्वच्छ ताजी हवा धक्का देकर बाहर से कमरे में पहुंचाई जाती है। ये शरीर की नमी को वाष्प में शीघ्र बदल देती है, जिससे रोगी शीतलता एवं आनंद की अनुभूति करता है। इस पद्धति से हवा की गति अधिक संवहनशील हो जाती है और दूषित एवं मलिन हवा को शीघ्र ही बाहर निकाल देती है। थर्ड है मिलीजुली पद्धति। विशाल भवन तथा सार्वजनिक हॉल में जैसे सिनेमाघर आदि में उपरोक्त दोनों पद्धतियों का मिलाजुला प्रयोग किया जाता है। इसमें निर्वात पंखे का प्रयोग कर दूषित एवं गर्म वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है। साथ ही बिजली की छत या पंखे या दीवारों के पंखे से कमरे की वायु को गति प्रदान की जाती है, जिससे कि इसको शीतल बनाया जा सके। फिर आता है एयर कंडीशनर। संवातन की यह आधुनिक एवं परिपूर्ण पद्धति है। इसमें बाहर से आई वायु कई प्रक्रियाओं से गुजरती है, जिससे कमरे का उचित तापमान, वांछित स्वच्छता एवं उपयुक्त आर्द्रता उत्पन्न होती है। कमरे की दूषित वायु यंत्र द्वारा खींच ली जाती है, फिर पुनः इन यंत्रों द्वारा उसे शीतल तथा स्वच्छ एवं श्वसन क्रिया के योग्य बनाकर कमरे में धकेल दिया जाता है। कमरे की दूषित वायु पुनः कमरे में बिजली के यंत्र में पहुंचती है, पुनः उसका शुद्धिकरण होता है और फिर वायु चक्र पूरा करने के लिए कमरे में भेज दी जाती है। ये विधि अत्यंत ही महंगी है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। फिर भी समृद्ध व्यक्तियों के भवन, शोध प्रयोगशालाओं, सिनेमाघर तथा विशिष्ट कारखानों में वातानुकूलन प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम संवातन के जैसे कुछ लाभ है तो उसकी कुछ हानियाँ भी हैं। इस विधि की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि संवातन क्रिया लगातार होती रहती है और वायु का तापमान तथा उसकी आर्द्रता एवं गति आवश्यकता के अनुकूल बना ली जाती है। और उसकी हानि यह है कि इस विधि का प्रयोग अत्यंत ही महंगा होने के कारण सर्वसाधारण की आर्थिक क्षमता के बाहर है। इसके अतिरिक्त यंत्र बहुत शोर भी करते हैं। तो ये था संवातन, कृत्रिम और प्राकृतिक संवातन। धन्यवाद।